स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। आपने सुना तो होगा ही कि आदमी की बेसिक नीड होती है रोटी, कपड़ा और मकान। बट अनफॉर्चुनेटली इसमें एक चीज़ है मिसिंग। और मिसिंग क्या है? मिसिंग है वाटर। जी हाँ, आदमी वाटर के बिना भी सर्वाइव नहीं कर सकता, आदमी हवा के बिना भी सर्वाइव नहीं कर सकता। नो डाउट आपकी रोटी, कपड़ा और मकान ये भी नीड है, लेकिन उससे पहले नीड होती है आपके एयर की और फिर नीड होती है वाटर की। मतलब काफ़ी हद तक ये माना जाता है कि जहाँ पे हमें वाटर की अवेलेबिलिटी नज़र आती है तो पॉसिबिलिटी है कि वहाँ पे लाइफ जो है वो सर्वाइव कर सकती है। और इसीलिए हमारे पास जो साइंटिस्ट हैं वो जम के लगे हुए हैं अदर प्लैनेट्स के ऊपर वाटर के एविडेंस को फाइंड करने। अब इसी के चलते एक पॉजिटिव न्यूज़ आपको नज़र आती है, और वो क्या है? वो न्यूज़ ये है कि नासा का जो रोवर था उन्होंने एक क्लियर एविडेंस दिया है कि यस वी हैव द प्रेजेंस ऑफ वाटर ओवर द मार्स। मार्स के ऊपर जो क्यूरियोसिटी रोवर है उन्होंने एविडेंस दिया है क्लियरेस्ट कि यहाँ पे रोवर ने बताया है कि हमारे पास मार्स पे वाटर के एविडेंसेस हैं। लेकिन आप जानना चाहेंगे, देखेंगे कि ऐसे क्या एविडेंसेस पोजेस किए हैं और वो एविडेंसेस कैसे हमें बताते हैं कि वाटर की अवेलेबिलिटी यहाँ पे है। पहले आप नासा का रोवर देख लीजिए। ये 4 पहियों की गाड़ी है जो मार्स के ऊपर घूमती है। इसके अंदर कैमरा भी लगा हुआ है, डिगिंग भी कर सकती है, कलेक्शन भी मटेरियल का कर सकती है, ये सारे काम ये कर सकती है। ठीक है, हाँ, लेकिन बात तो यही है कि ये है तो छोटी सी मशीन, तो मतलब इतना नहीं है कि जो डिगिंग अगर हार्ड रॉक हुई तो ये फेल भी हो जाती है। सक्सेसफुल होना कोई गारंटी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सिचुएशन क्या है। अब ये ट्विटर हैंडल देखने को मिलेगा क्यूरियोसिटी रोवर का, जहां पे देखा है हैंगिंग आउट ऑन द लेक शोर विद द वेव्स रिपलिंग अराउंड मी। ठीक, वेट, दिस वॉज बिलियन ऑफ ईयर्स अगो। इनका कहना है कि आई एम हैंगिंग अराउंड अ लेक, ठीक है, जहां पे वेव्स आर रिपलिंग अराउंड मी, कि वेव के जो रिपल्स हैं वो बार बार आ रहे हैं मेरी तरफ। बट इन्होंने बोला कि दिस वाज हैपनिंग बिलियन ऑफ ईयर्स अगो। Jokes aside, I supported some of the major surprise in this journey recently. That is, ripples that are formed with the ancient lake. मतलब यहाँ पे मार्स के ऊपर कुछ ऐसे रिपल्स मिले हैं जो कि एंशियंट लेक के बने हुए हैं। मतलब जैसे मैं आपको दिखाता हूं, यहां देखिए, एक मैं डायग्राम दिखाता हूं। ऐसा फोटो जो है वो शेयर हुआ है। इस फोटो पे आप देखोगे तो देखो आपको यहां पे रिपल्स दिख रहे हैं। जैसे आपकी वेव चलती है ना, वेव्स आपकी चलती हैं तो सरफेस के ऊपर सैंड भी उसी तरीके से डिपॉजिट हो जाता है। जैसे आप ये अर्थ का पिक्चर देखिए, ये रिवर के सरफेस की फोटो है, तो इस तरीके से सैंड डिपोजिशन होता है। अब सोच के देखो, आपने एक वर्ड सुना होगा सेडिमेंट्री टाइप ऑफ माउंटेन। ठीक है, अगर नहीं सुना है तो कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूं कि क्या होती हैं ये सेडिमेंट्री टाइप ऑफ माउंटेन। क्या होती हैं वो? ये होती है कि कोई भी रॉक सरफेस है, अगर वो ब्रेक डाउन हो जाता है, वेदर्ड आउट होता है, तो वो कहीं ना कहीं डिपॉजिट होकर वो सेडिमेंट्री माउंटेन्स बन जाती है, सेडिमेंट्री रॉक्स बन जाती हैं। लेकिन अगर उसके ऊपर हाई टेम्परेचर और प्रेशर बने, अगर उस पर हाई टेम्परेचर और प्रेशर भी लगे, तो फिर वो कन्वर्ट होती है मेटामॉर्फिक रॉक्स के अंदर। तो यहां पे क्या नजर आ रहा है? यहां पे नजर ये आ रहा है कि ये जो शेप है ये तो रिपल शेप है, लेकिन ये सरफेस काफी हार्ड है। ठीक है, ये सरफेस काफी हार्ड है। मैं कैसे बोल सकता हूं ये हार्ड है? उसका भी जवाब मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताऊंगा कि क्यों हार्ड है ये। लेकिन ये काफी हार्ड है, मतलब ये मेटामॉर्फिक रॉक सिस्टम जो है यहां पे नजर आ रहा है। लेकिन इसकी जो शेप है, मतलब जो लैंडफॉर्म डेवलपमेंट है, वो ये बता रहा है कि बिलियन ऑफ ईयर्स अगो यहां पे जरूर से जरूर वाटर रहा होगा, कोई लेक रही होगी। तो द क्यूरियोसिटी रोवर वाज traversing through an area for Mars that is called as surface bearing unit। और यहाँ पे इन्होंने ये फोटो शेयर की। इसके ऊपर पता लगता है कि डेफिनेटली यहाँ पे एक टाइम पे वाटर जरूर रहा होगा, इसलिए ये शेप कुछ ऐसी ही नजर आती जैसी अर्थ सरफेस पे है। अब पहली चीज तो सर कि क्या मार्स के ऊपर ही हमें ये चीज मिल सकती है? हम बहुत बार डिस्कवरी करते हैं, हम अदर प्लेनेट पे क्यों नहीं चले जाते जहां पे हम और भी एविडेंसेस मिल सकते हैं? हो सकता है मार्स पे वाटर ना हो लेकिन अदर प्लेनेट पे हो। तो एक्चुअली एक टर्म होती है गोल्डीलॉक्स जोन। ये क्या जोन होता है? ये देख रहे हो आप, ये है हमारा प्लेनेटरी सिस्टम। अब प्लेनेटरी सिस्टम के अंदर क्या होगा? ये जो ग्रीन बेल्ट आप देख रहे हो ना, ग्रीन वाली बेल्ट, इसके बारे में क्या लिखा हुआ है ये देखो। ग्रीन बैंड रिप्रेजेंट द ऑर्बिटल डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार एट विच द टेम्परेचर कुड अलाउ लिक्विड वाटर ऑन द सरफेस ऑफ द प्लेनेट। मतलब ये वो बेल्ट है जहां पे क्या होगा, जो स्टार है उससे इसका इतना डिस्टेंस है कि क्या हो सकता है, आपका इस सरफेस के ऊपर आपको लिक्विड वाटर मिल सकता है। अगर आप उधर जाओगे इवेपोरेट हो चुका होगा, इससे
क्रॉस कर जाओगे तो फ्रीज फॉर्म में मिलेगा। मतलब ये कंडीशन ऐसी है जो हैबिटेबल जोन के अंदर मिल सकती है। तो अर्थ पे तो हम रहते ही हैं, हमारे पास मार्स बचा जो हमारा पड़ोसी प्लेनेट कहेंगे हम, तो डेफिनेटली इसके ऊपर हमारी काफ़ी जानने की इच्छा रहती है कि अगर लाइफ पॉसिबल यहाँ पे हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। इसलिए ये जो जोन है ये गोल्डीलॉक जोन कहलाता है, जहाँ पे हैबिटेबल जोन हो सकता है, या फिर मैं बोलूँगा कि वाटर अपनी लिक्विड स्टेज के अंदर एग्जिस्ट वहाँ पे कर सकता है। तो नासा का जो रोवर है दैट हैज डिस्कवर्ड न्यू एविडेंसेस, जो क्या करता है एक एंशिएंट लेक के एविडेंस बताता है किसके अंदर, मार्स के ऊपर। ठीक है, अब लेक के एविडेंसेस हैं तो डेफिनेटली अब ये लेक में क्या वाटर था, नहीं, अब तो ये लेक ड्राई हो चुकी है, लेकिन ये एविडेंस बताते हैं कि यहां पे एक टाइम पे लेक जो है वो डेफिनेटली रही थी। तो जो रेड प्लेनेट है आपका, पहले तो सवाल आया कि सर रेड प्लेनेट मतलब क्या मार्स की बात कर रहे हैं? बिल्कुल सही है, रेड प्लेनेट मार्स की बात कर रहे हैं। एक्चुअली ये जो आपका आयरन होता है ना, आयरन की ओर होती है, रेडिश कलर की होती है, जैसे रेड सोइल बोलते हैं, वो भी आयरन के ऑक्साइड्स की वजह से होता है। एक्चुअली मार्स का कलर भी कुछ वैसा ही है, आपका जो रस्टिंग हो जाती है ना, रस्ट का जो कलर होता है वैसा वैसा कलर नजर आता है, इसलिए इसको रेड प्लेनेट के नाम से भी जानते हैं। तो यहां पे बोला जाता है इट वाज फॉर्म्ड ऑन द सरफेस ऑफ द रेड प्लेनेट एंड वाज ड्राइंग आउट। धीरे धीरे ये ड्राई आउट हो गई, बट स्टिल देयर वाज अ लेक। ये एविडेंस यहां पे प्रेजेंट किया जाता है। एंड दिस इज द बेस्ट एविडेंस ऑफ वाटर एंड वेव्स दैट वी हैव सीन इनटू द एंटायर मिशन। ऐसा कहना है किनका? अश्विन जी का। ये कौन है? ये नासा के जो आपका रोवर गया है उसके प्रोजेक्ट साइंटिस्ट हैं, ये क्यूरियोसिटी रोवर के प्रोजेक्ट साइंटिस्ट हैं। इनका कहना है कि ये सबसे बेस्ट एविडेंस है जो बताता है हमें कि यहाँ पे हमारे पास एविडेंसेस हैं वाटर के। We climbed through the thousands of the feet of the lake deposits and never saw an evidence like this. इससे पहले हमें ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिला, तो एक्सपेक्टेड है कि ये ड्राई हो चुका है, बट यहाँ पे वाटर पहले अवेलेबल था। अब जो रिपल्ड टेक्सचर है आपकी रॉक्स का, वो टेक्सचर क्या बताता है? वो टेक्सचर बताता है बिलियन ऑफ ईयर्स एगो द वेव्स ऑन द सरफेस ऑफ ए शैलो लेक दे स्टिर्ड अप द सेडिमेंट्स ऑफ द लेक एट द बॉटम। और उस लेक के सेडिमेंट के डिपोजिशन की वजह से ही वो रिपल बने थे। उसी के ऊपर आपका क्या होगा, धीरे धीरे वो ट्रांसफॉर्म होते चले गए और रॉक सिस्टम बन गया, बट स्टिल एविडेंसेस तो यही बता रहे हैं। दूसरी चीज क्या होती है, जो आपके ये जो रॉक्स हैं, ठीक है, ये जो आपका रॉक सरफेस है, इस पे रोवर काफी लंबे डिस्टेंस तक ट्रेवल भी किया और यहां पे पता लगा कि इसको इन्होंने क्या किया, एक निकनेम दिया दैट इज मार्कर बेंड। ठीक है, अ थिन लेयर ऑफ डार्क रॉक दैट स्टैंड आउट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द माउंट शार्प। मतलब यहां पे रॉक्स जो हैं वो पूरी माउंटेन के अलावा कुछ एरिया ऐसा है जो कि क्या है आपका मार्कर बेंड के नाम से नाम दिया है इन्होंने, और वो डार्कर इन नेचर है। मतलब हो सकता है वहां पे कोई अलग टाइप की एक्टिविटी हुई थी, कंप्लीट रॉक सिस्टम के अंदर कुछ अलग चल रहा था, और उस पर्टिकुलर प्लेस पे क्योंकि वो लेक है, वाटर से सराउंडेड थी, तो वो थोड़ी डार्क इन कलर है, तो मतलब डिफरेंस तो डेफिनेटली है। ठीक है, दूसरी चीज यहां पे एजेंसी ने ये भी एड ऑन किया है कि वी हैव दैट वुड formed from more recently and that's why researcher didn't expect to see such a clear marker of large water body। अभी तक हमने कभी सोचा नहीं था कि इतनी बड़ी वाटर बॉडी हो सकती है। तो क्या रोवर ने इसको ड्रिल करने का ट्राई नहीं किया होगा? क्योंकि यार रोवर का काम तो ये भी है कि आपके कुछ सेडिमेंट को कलेक्ट कर लेना। डेफिनेटली ट्राइड। क्यूरियोसिटी हैज अटेम्प्टेड टू इवन एक्सट्रैक्ट सम ऑफ दिस सैंपल फ्रॉम द रॉक्स बट दे प्रूव्ड टू बी टू हार्ड। ठीक है, काफी ज्यादा हार्ड हो चुके हैं वो ओवर द रोवर। तो नासा के अकॉर्डिंग वो काफी हार्ड थे। तो जैसा मैंने बताया था शुरू में ही आपको कि मेटामॉर्फिक रॉक्स जो हैं वो भी काफी हार्ड हो जाते हैं क्योंकि उस पर हाई टेम्परेचर और प्रेशर लगता है। तो मे बी जैसे आपका अर्थ है, अर्थ का जो क्लाइमेट है, अर्थ की जो सराउंडिंग है वो काफी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है दैट आई विल से। तो प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि मार्स की भी ऐसी कुछ एक्टिविटी हुई हो, और जैसे हमारा टेक्टोनिक मूवमेंट देखने को मिलता है, हो सकता है मार्स के अंदर भी ऐसा ही टेक्टोनिक मूवमेंट हुआ हो जिसकी वजह से टेम्परेचर और हाई प्रेशर के अंदर वो रॉक सरफेस आया और मेटामॉर्फिज्म हुआ। That's why we can say कि yes, this is the सोलो रीजन जो नजर आता है। यहाँ पे देखो ये रिपल टेक्सचर नजर आ रहा है, और यहाँ पे आपका ये जो होल नजर आ रहा है ना, यहाँ पे ड्रिल जो है अटेम्प्ट किया गया था, क्या, रोवर की वजह से। ठीक है, तो सिंस 2014 अगर मैं बात करता हूं तो द क्यूरियोसिटी रोवर हैज बीन असेंडिंग द फुटहिल ऑफ द माउंट शार्प, और 3 माइल टॉल माउंटेन है, मतलब 5 किलोमीटर टॉल माउंटेन है, उसको असेंड कर रहा है ये। और ये रेड प्लैनेट के अंदर एक रिच एनवायरनमेंट होने का एविडेंस जो है वो लगातार प्रेजेंट करता चला आया है। अब ये लेक मिली है तो ये तो डेफिनेटली बता रही है कि यहाँ पे वाटर डेफिनेटली है, था, रहा है, बिलियन ऑफ ईयर्स एगो रहा होगा। अब कोई चेंज हुआ उसकी वजह से पता नहीं क्या हुआ, बट स्टिल यहाँ पे वाटर के एविडेंसेस 100% थे, ये इनका कहना है। The wave ripples, debris flow and the rhythmic layers all tell us that the story of wet to dry Mars wasn't a simple journey।
अब आप सोच के देखो यार कि अगर हम बोले कि अर्थ के अंदर वाटर जो है अचानक से ड्राई आउट हो जाए, तो डेफिनेटली ऐसा कोई चुटकियों का काम तो है नहीं कि हमने कोई गैस ऑन किया और सारा वाटर बॉयल हो गया। देयर वाज अ डिफरेंट जर्नी, ठीक है, वो मास के ऊपर भी रही होगी, जिसकी वजह से मुझे यहाँ पे क्या देखने को मिला, चेंजेस देखने को मिले। डेफिनेटली ये मास के ऊपर एक अच्छी एविडेंस को बताता है। तो मतलब ये बताता है कि मास के ऊपर जो एंशिएंट क्लाइमेट था, दैट वाज अमेजिंग, दैट वाज वंडरफुल। कॉम्प्लेक्सिटी काफ़ी ज़्यादा रही होंगी, जैसे अर्थ का अपना क्लाइमेट है, अर्थ का अपना क्लाइमेट है, उसके अंदर क्या है भाई, काफ़ी सारे आपके मॉइस्चर है, ह्यूमिडिटी है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, बहुत सारे इवेंट्स हैं ऐसे, जेट स्ट्रीम्स हैं, आपके विंड्स हैं, लोकल विंड, मतलब एन नंबर ऑफ फिनोमिनाज है। मे भी पॉसिबिलिटी है कि मास के अंदर भी वही सारी चीज़ें रही होंगी। अब मार्शियन क्लू क्या है? Far ahead, the marker bend, the scientists can see another clue of the history, जो कि एंशिएंट रिवर वैली के नाम से भी जाना जाएगा। मतलब हो सकता है वो एक वैली हो, लेक हो, या कुछ भी ऐसा हो सकता है। हो ये भी सकता है कि जैसे विंड ने इस वैली को कार्व आउट किया हो, बट स्टिल यहाँ पे रनिंग वाटर के एविडेंसेस तो 100% नजर आ रहे हैं, क्योंकि विंड जो आपके लैंडफॉर्म डेवलपमेंट करती है और जो वाटर लैंडफॉर्म डेवलपमेंट करता है, उनके बीच में डिफरेंस होता है, एंड दैट डिफरेंस इज क्लियरली विजिबल इन दिस पर्टिकुलर एरिया। ठीक है, अब क्या होगा? बिकॉज ऑफ द रिजल्टिंग ऑफ डेब्रिस पाइल्स सिट्स ऑन द पाइल अप ऑन द सिट ऑन द टॉप ऑफ ऑल द लेयर्स। तो यहाँ पे हमें पता लगता है कि भाई जब भी जैसे माउंटेन है, माउंटेन के वैली रीजन के अंदर अगर कोई रिवर फ्लो कर रही है, तो डेफिनेटली सेडिमेंट तो उस वैली के टॉप पे डिपॉजिट होंगे ना। तो रिवर के थ्रू जो एविडेंस है वो सबसे टॉप में मिलेंगे, और टॉप सरफेस के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे आइडिया लगाया जा रहा है कि ये टेक्सचर जो है आपका, वो डेफिनेटली आपके वाटर से डेवलप हुआ है और रनिंग वाटर से डेवलप हुआ है। तो दैट मीन्स यहाँ पे बात ये भी नहीं है कि आपका वाटर हो सकता है इवेपोरेट स्टेज में रहा हो, वेपर्स की स्टेज में रहा हो, या फिर आपका आइस की स्टेज में रहा हो। नहीं, यहाँ पे लिक्विड स्टेज में वाटर था, क्योंकि ये रनिंग वाटर के थ्रू ही इस टाइप के आपके लैंडफॉर्म डेवलपमेंट होते हैं। द रोवर टीम होप्स टू हैव अनदर चांस लेटर दिस ईयर, कि आपका रोवर वापस से वहाँ जाएगा, वहाँ पे वापस से जो है टेक्सचर को देखेंगे, फर्दर स्टडी करने को मिलेगा। बट स्टिल यहाँ पे एक पॉजिटिव होप जो है वो जरूर नजर आ रही है। एक और क्लू मिलता है यहाँ पे। One more clue is within the marker band that fascinated the team is an unusual rock texture likely caused by some of the short regular cycle of weather and climate। देखो एक बार दोबारा दिखाता हूँ मैं आपको, यहाँ पे पिक्चर देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये शेप जो है वो काफी रेगुलर है। ठीक है, ये शेप जो है वो काफी रेगुलर है। रेगुलर शेप का मतलब होता है कि आपका जो साइकिल रहा होगा ना, क्लाइमेट का साइकिल जो रहा होगा, वो बड़े फिक्स बैंड के साथ में रहा होगा। जैसे आप अगर मैग्नेटिज्म की बात करते हो अर्थ के ऊपर, तो मैग्नेटिज्म जो है अर्थ का, वो एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के अंदर चेंज होता है। जैसे सन का मैग्नेटिज्म है 11 ईयर्स के अंदर चेंज होता है। इन द सिमिलर वे अर्थ का भी मैग्नेटिज्म इसी तरीके से एक डेफिनेट पीरियड के अंदर चेंज होता है। मतलब ये हुआ जैसे हमारे पास आइस एज और कोल्ड एज आता है, वैसी सिचुएशन यहां पे भी रही होगी। मतलब यहां पे जो क्लाइमेटिक डेवलपमेंट है वो डेफिनेटली शॉर्ट ऑफ आई कैन से इट इज अ काइंड ऑफ रेगुलर साइकिल वो रही होंगी, तभी तो एक रेगुलर पैटर्न डेवलप होता है। अदरवाइज अगर एक रेगुलर साइकिल ना हो तो इरेगुलर पैटर्न होना चाहिए, रेगुलर कोई पैटर्न नजर नहीं आना चाहिए। नॉट फार फ्रॉम द रिपल्ड टेक्सचर आर द रॉक्स मेड अप ऑफ द लेयर्स दैट आर रेगुलर इन देयर स्पेसिंग और थिकनेस। क्या रेगुलर है? स्पेसिंग भी रेगुलर है, थिकनेस भी रेगुलर है। तो मतलब यहाँ पे कोई रेगुलर क्लाइमेट की सिचुएशन जो है वो रही होगी। तो आई कैन से दिस रेड प्लेनेट के ऊपर जो एंशिएंट क्लाइमेट था, इट वॉज नॉट दैट सिंपल कि कुछ नहीं था, इट इज रियली कॉम्प्लेक्स। जस्ट लाइक कि अर्थ का जो क्लाइमेट है उसके अंदर जो कॉम्प्लेक्सिटी नजर आती है, एटमॉस्फेयर नजर आता है, गैसेज नजर आती है, कंसंट्रेशन चेंज होती है, बारिश आती है, एलिनो लानिनो, बहुत सारी कंडीशंस हैं यार। वो चीजें एविडेंसेस तो ये बताते हैं कि वो डेफिनेटली मास पे भी रही होंगी। अब फायदा ये हो सकता है, अगर ये पॉसिबिलिटी हुई तो हो सकता है आने वाले टाइम पे जैसे हम वेल के थ्रू पानी निकालते हैं अर्थ पे, हो सकता है मास के अंदर भी पानी की अवेलेबिलिटी हो, वाटर की अवेलेबिलिटी मास के ऊपर भी देखने को मिल सकती है। इट्स नॉट गोइंग टू बी अ बिग डील, ये बहुत बड़ी डील नहीं होने वाली अगर ऐसी सिचुएशन हमें देखने को मिल जाए तो। यहाँ पे देखो, ये फोटो भी शेयर की गई है, यहाँ पे दिखाया गया। देखो ये जो आप ये इसको जूम इन करके देखेंगे ना, तो कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है। अब ये जो एविडेंसेस हैं ये हमें ये बताते हैं, ये जो स्ट्रक्चर है ये हमें बताता है कि भाई कोई आपका इरोजन टाइप की एक्टिविटी जरूर हुई होगी। दिस इज इरोजिव टाइप ऑफ सिचुएशन। मतलब वाटर से कोई इरोजन हुआ होगा और इरोजन से वो लैंडफॉर्म डेवलप हो गए हैं। तो एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग कि जो आपके लैंडफॉर्म हैं
वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई बार ऐसा भी होता है ज्योग्राफी में जब लैंडफॉर्म पढ़ रहे होते हैं ना स्टूडेंट, आज किससे ये लैंडफॉर्म पढ़ने की क्या जरूरत है, क्या ही रिक्वायरमेंट, आप समझ रहे हो। लैंडफॉर्म फ्रॉम द रिवर अगर हम स्टडी करते हैं तो आपका रोवर का जो डेटा है उसको मैनेज करके, उसको मैनेजमेंट करके, उसको मैच करके हम ये बता सकते हैं कि ये लैंडफॉर्म डेवलपमेंट तो रिवर से या फिर आपके फ्लोइंग वाटर से मैच करा तो डेफिनेटली यहाँ पे भी वाटर रहा होगा, एंड दैट इज द ग्रेटेस्ट स्टडी जो हमें यहाँ पे नजर आती है। तो केम यहाँ पे आपका गेडिस वैली, ये जो वैली रीजन है उसके नाम दिया गया है, उस रीज का नाम दिया गया। तो डेफिनेटली नासा ने जो क्यूरियोसिटी मार्स रोवर है इनका, इसने शेयर किया है इंस्ट्रूमेंट से थ्रू, अपनी फोटो शेयर की है। फोटो के अंदर दिख रहा है कि अलग अलग टाइप की वैली स्ट्रक्चर बना हुआ है, डिप्रेशंस बने हुए हैं यहाँ पे। जैसे आपका याद है, आपको एक होता है रील्स, ठीक है, और रील्स जब बड़ी हो जाती हैं तो गुलीज बनती हैं, ठीक है, लैंडफॉर्म डेवलपमेंट होते हैं, इरोजिव लैंडफॉर्म डेवलपमेंट। ये टाइप की रील्स जो है यहाँ पे देखने को मिल रही हैं, छोटे छोटे रील्स देखने को मिल रहे हैं मार्स के सरफेस के ऊपर। तो व्हाट डज इट मीन? इट मींस कि मिलियन ऑफ ईयर्स और बिलियन ऑफ ईयर्स अगो यहाँ पे डेफिनेटली वाटर का फ्लो रहा होगा, और मे बी ये लैंड हो सकता है एरिड भी रही हो, क्योंकि एरिड लैंड के अंदर सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं रील्स बनने के। फॉर एग्जाम्पल चंबल बेडलैंड है जैसे, तो वो वाली सिचुएशन जो है यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है कि नजर आती है। तो मार्स पे एविडेंसेस मिले हैं वाटर के, एंड प्रोबेबिलिटी है कि ये एविडेंसेस काफी हद तक ठीक है, बट स्टिल आफ्टर 1 ईयर जो आपका रोवर है अगेन उस प्लेस पे आएगा, दोबारा से स्टडी करेगा, बट अनफॉर्चुनेटली दीज आर वेरी हार्ड रॉक्स, तो उतनी ज्यादा डिगिंग करना वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। चलिए फिर अब अगले सेशन में मिलते हैं। आपकी कोई राय है तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। हाँ, जाने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, आपका 20 फरवरी से, ठीक है, 20 फरवरी से प्री प्लस मेंस का फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो रहा है। अब फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो रहा है तो डेफिनेटली आपको फाउंडेशन बैच की तैयारी करनी पड़ेगी। तैयारी करने के लिए आपको सिंपली कुछ नहीं करना, जस्ट टेक एडमिशन एंड वेट एंड वॉच, क्योंकि आपके प्री की, मेंस की एमसीक्यू प्रैक्टिस, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, लाइव सेशन, डाउट सेशन, मेंटोर्स, एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड राइट हियर अलोंग विद हैंड रिटन नोट्स। लेकिन ये सब पैकेज काफी एक्सपेंसिव है क्या? आर यू लुकिंग एट दिस? नो, don't look at this. Use the code Kapil Live and just you get it at a discounted price. Just getting it at a lesser price, तो why need to pay higher? ठीक है। And yes, important चीज, ज्योग्राफी से आपका बैच स्टार्ट होने वाला है। That as will be taken by me. ज्योग्राफी मैं पढ़ाऊंगा आपको, ज्योग्राफी से आपका बैच जो है वो स्टार्ट होने वाला है। मुझे जुड़ने के लिए कपिल भारद्वाज ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, kapil.bhardwaj 2022 ये मेरा इंस्टा हैंडल है, यहाँ पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।